नमस्कार, हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूँ। अ, इस चैनल की ये कोशिश रहती है कि आपको आपके बैंक के परिचालन में सहूलियत हो और आपको एक अच्छा व्यू पॉइंट मिले और आप जो बैंक चलाते हैं, स्पेशली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, आपको मदद मिले, यही इच्छा होती है। आप जानती होंगे कि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, वो जेआईबी, सीआईबी और इन सब के लिए चलते हैं। मैं बेसिक बैंकिंग नहीं सिखाता हूँ, मैं रेगुलेटरी गाइडलाइंस और जो चल रहा है, उसका आपके बैंक के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा और क्या चल रहा है और आपको क्या सोचना चाहिए। इस तरह के विचार मैं आपको देने की हमेशा कोशिश करता हूँ और इसी सिलसिले में जो रेगुलेशन में बदलाव आ रहे हैं, उसके बारे में मैं आपसे बातें करता हूँ। ये जो चैनल है, ये लगभग जो बैंक चलाने वाले डायरेक्टर्स हैं, एग्ज़ीक्यूटिव्स हैं, ऑफ़िसर्स हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चलाने वाले लोगों के लिए चैनल ख़ास कर ये हमने बनाया है। पिछले 3-4 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और आप जानती होंगी कि मैं भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग से पिछले 30-40 साल से जुड़ा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि सेक्टर अच्छा बना रहे और अच्छा चले। इसी सिलसिले में मैं हर संडे में किसी न किसी विषय के ऊपर आपके साथ बात करता हूँ। एक 2 संडे पहले हमने एक विषय पे डिस्कशन किया था। वो जो डिस्कशन पेपर रिज़र्व बैंक ने फ्लोट किया था 6 जनवरी को, शायद 6 या 8 जनवरी को होगा। और वो डिस्कशन पेपर था, वो बीआर एक्ट का जो अमेंडमेंट आया है, वो अमेंडमेंट इम्प्लीमेंट करने के लिए रिज़र्व बैंक ने कूलिंग पीरियड का कांसेप्ट लाया था और उसके ऊपर उन्होंने डिस्कशन पेपर दिया था। ये जब वीडियो पब्लिश होगा, शायद ये पब्लिश होगा 1 तारीख को, 1 फरवरी को। तो इसका मतलब ये है कि 31st जनवरी वाज़ द लास्ट डेट टू गिव कमेंट ऑन दिस डिस्कशन पेपर बाय द इंडस्ट्री वेटरन्स। और इस सिलसिले में मेरा जब वीडियो आया तो काफ़ी लोगों ने फ़ोन किए, कुछ लोगों ने मेल्स भी किए। तो लोगों का ये कहना था कि ये जो 3 साल का कूलिंग पीरियड है, ये 3 साल का ही क्यों रखा, 5 साल का क्यों नहीं रखा? इसके बारे में मैंने वो जो 10-12 दिन पहले वीडियो बनाया था, उसके ऊपर मैंने मेरे विचार रखे थे। बीआर एक्ट इज़ एन एब्सोल्यूटली पावरफुल एक्ट, ये तो आप जानते ही हैं। और हमने ये देखा भी है, जाना भी है कि रिज़र्व बैंक के पास बहुत सारी पावर्स अभी कंसोलिडेट हो गई है। और जो तकलीफ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को एक ज़माने में थी, जो ड्यूअल कंट्रोल की, वो लगभग इस बीआर एक्ट के 2020 के अमेंडमेंट और 24-25 के अमेंडमेंट, इसमें वो ड्यूअल कंट्रोल का मामला ही ख़त्म कर दिया है। सिर्फ़ वो एक एरिया में स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, वो है इलेक्शंस टू द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। और जिसको हम कहते हैं कि वन टाइम सेटलमेंट के बारे में जो वेवर का एग्जम्पशन देना पड़ता है हर साल। तो ओटीएस का जो गाइडलाइंस है वो छोड़ के कोई भी स्टेट गवर्नमेंट बैंकिंग के बारे में इंटरवीन नहीं कर सकता है। इंटरवीन सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर सकती है। तो इस सिलसिले में ये कूलिंग पेपर के ऊपर हमारे पूरे सेक्टर को हमें जो लगता है वो कहने के लिए 31 जनवरी यानी कल तक की समय सीमा थी। इसका प्रोसेस क्या होगा, ये आप कमेंट देने के बाद में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इसके ऊपर काम करेगी, ड्राफ्ट गाइडलाइंस निकालेगी और वो ड्राफ्ट गाइडलाइंस भी डिस्कशन के लिए ओपन रहेंगी। जैसे कि अभी ये जो 28 नवंबर को जो मास्टर्स आए हैं, उसके ऊपर भी लगभग 4-6 महीने मास्टर्स कमेंट के लिए ओपन थे। हम लोग ज़्यादा ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस के ऊपर देखते नहीं है, कमेंट नहीं करते, लेकिन ये जो पर्टिकुलर गाइडलाइंस है, इसके ऊपर मेरा ये मानना है कि मुझे जो समझ में आ रहा है, बहुत से बैंकों ने डायरेक्टली रिजर्व बैंक को लिखा भी है। और कुछ लोगों ने इस तरह से लिखा है कि जब ये पूरा बीआर एक्ट और जो 2020 में जो अमेंडमेंट हुआ था पीएमसी के बाद में, वो अमेंडमेंट ही अगर चैलेंज हो चुका है, तो फिर ये रिज़र्व बैंक किस तरह से कर सकती हैं? किस तरह से ये कूलिंग पीरियड का गाइडलाइन दे सकती है? इसके बारे में मैं आज थोड़ी बात करना चाहता हूँ कि वस्तुस्थिति क्या है, वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। वस्तुस्थिति ये है कि 2020 में जब पहले अमेंडमेंट आया पीएमसी के बाद में, तब रिज़र्व बैंक को लग रहा था कि हमारे पास कोई कंट्रोल पॉइंट नहीं है, तो बीआर एक्ट उस वक़्त अमेंड किया गया और अमेंड करने के पहले नोटिफ़िकेशन जीआर इश्यू कर दिया था। उसके बाद में लोकसभा में अमेंडमेंट हुआ था सितंबर
20 के आसपास। 19 में पीएमसी का हादसा हुआ था। तो उसके बाद में कई लोग जो है वो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हाई कोर्ट में गए थे चैलेंजिंग द अमेंडमेंट व्हिच वाज़ देन डन इन 2020। 2020 में जो अमेंडमेंट हुई थी और कई प्लेंट ऐसी थी कि बीआर एक्ट ही चैलेंज कर दिया गया था। वो किस बलबूते पे किया था? ऑन व्हाट बेसिस इट वाज़ चैलेंज्ड? इट वाज़ चैलेंज्ड बिकॉज़ कॉर्पोरेशन इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट एंड हाउ बीआर एक्ट कैन गवर्न द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये जब अलग-अलग राज्यों में जैसे कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, पंजाब, हरियाणा, बहुत सारी हाई कोर्ट में ये रिट लगाई गई थी, अलग-अलग बैंकों द्वारा, अलग-अलग एसोसिएशन द्वारा। तो रिज़र्व बैंक 2022 के आसपास सुप्रीम कोर्ट में गई थी और सुप्रीम कोर्ट को रिज़र्व बैंक ने कहा था कि ये हर क कोर्ट में जाके आर्गुमेंट करना ठीक नहीं है। धनंजय जी चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उनको ये दरख्वास्त की गई थी यानी सुप्रीम कोर्ट को ये दरख्वास्त की गई थी कि ये जो अलग-अलग पिटिशन्स अलग-अलग हाई कोर्ट में है, वो इकट्ठी की जाए और किसी एक कोर्ट को दी जाए। तो उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी बीआर एक्ट के बारे में जो अमेंडमेंट्स थे या जो चैलेंजेस थे या पिटिशन्स थे, वो कंसोलिडेट करके मद्रास हाई कोर्ट को दे दी और चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट जो थे, उनको बताया गया कि आप आज एक बेंच करिए, डिवीज़न बेंच करिए जिनको बीआर एक्ट या फिर जो भी कोई अमेंडमेंट होगा, उसको चैलेंज करने वाली जो भी दरख्वास्त होगी, उसके ऊपर सुनवाई होगी। तब से ये मामला मद्रास हाई कोर्ट में चल रहा है, पेंडिंग है मद्रास हाई कोर्ट में। आज लगभग 5-6 साल हो गए और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको जानकर हैरानी होगी कि इसको इसकी शुरुआत जो हुई ना, वो एक किसी केरला वेस्ट कोऑपरेटिव कोर्ट ने की थी। मुझे भी नाम उसका समझ में नहीं आ रहा है नाम अगर मैं बताऊँ आपको तो एक 2022 में जो बैंक का नाम है बिग कांचीपुरम कोऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड एंड अदर्स। अ, ये तो गूगल सर्च पे मुझे मिला है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो। तो ये एक बैंक थी लेकिन उसके पहले आपको याद होगा कि सिंगापुर बेस्ड डीबीएस बैंक जो थी उसमें लक्ष्मी विलास बैंक का विलीनीकरण हुआ था, मर्जर हुआ था और वो चैलेंज किया गया था। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने जो रिज़र्व बैंक का जो मर्जर स्कीम था, लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में, उसको स्टे नहीं दिया था। उनका ये कहना था कि ये स्कीम अच्छी है, मेंबर्स के लिए अच्छी है और वो मर्जर आगे गया। अब ये बात अलग है कि डीबीएस बैंक आगे कहाँ गई, क्या बिज़नेस किया, वो आज के दिन का विषय नहीं है। लेकिन उसके बाद में सब पिटीशन्स इकट्ठा हो गई मद्रास कोर्ट में और मैं देख रहा हूँ कि कई बैंकों का भी ये कहना है कि जब तक ये मद्रास हाई कोर्ट में बीआर एक्ट का जो चैलेंज हुआ है, बीआर एक्ट की अमेंडमेंट जितनी भी चैलेंज हुई है, जिसके ऊपर जब तक डिसीजन नहीं आता तब तक ये जो बीआर एक्ट का अमेंडमेंट हुआ है, वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। बीच में मेरे पास एक बैंक आई थी, पश्चिम महाराष्ट्र की बैंक थी, नाम देना उचित नहीं है। रिज़र्व बैंक की इंस्पेक्शन में उनके इंस्पेक्शन रिपोर्ट में ये कहा था कि भई मैं उस वक़्त की बात कर रहा हूँ। ये जो तुम्हारा सेक्शन 10A2 है वो ओपन हो गया था 2020 के अमेंडमेंट के बाद में और उसमें डायरेक्टर का जो टेन्योर था वो 8 साल था और इनकी बैंक में 8 साल के ऊपर टेन्योर किए गए बहुत सारे डायरेक्टर्स बोर्ड पे थे। तो रिज़र्व बैंक ने इंस्पेक्शन रिपोर्ट में लिखा था कि भई आपके पास इतने-इतने डायरेक्टर्स हैं जिनका 8 साल का टेन्योर हो गया है तो आपने बीआर एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं किया है, जो अमेंडमेंट हुई है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो बैंक ने डिफेंस लिया था कि ये जो मामला है, ये मद्रास हाई कोर्ट में पेंडिंग है और इसलिए हम लोग इसके ऊपर कुछ काम नहीं कर सकते और उसमें और एक बैंक को विदर्भ की एक बैंक को पूछा गया कि आपने फिर ये बीआर एक्ट के हिसाब से बायलॉज़ अमेंड क्यों नहीं किया है? उसमें भी उस बैंक ने यही रिस्पॉन्स रिज़र्व बैंक को दिया था कि भई जब तक ये मद्रास हाई कोर्ट का मामला सलट नहीं जाता तब तक हम लोग बायलॉज़ वगैरह अमेंड नहीं कर सकते। इस तरह का स्टैंड उस बैंक ने लिया था। कहने का मतलब क्या है कि ये जो मद्रास हाई कोर्ट में जो चल रहा है कब होगा, कैसे होगा पता नहीं। कब कितना समय लगेगा ये भी पता नहीं। लेकिन रिज़र्व बैंक ने उस वक़्त उन बैंकों को ये पूछा था अगर ये मद्रास हाई कोर्ट में है
तो हमें ये बताइएगा कि मद्रास हाईकोर्ट ने ये जो बीआर एक्ट के अमेंडमेंट्स हुए हैं इसके ऊपर स्टे दिया है क्या? स्टे तो दिया नहीं था। और जब तक स्टे कोर्ट का आता नहीं है तब तक उसका मतलब ये होता है जो भी अमेंडमेंट हुई है वो इम्प्लीमेंट होती रहेगी। अभी कुछ बैंकों ने मुझे पूछा कि जब तक ये मद्रास हाईकोर्ट का है तब तक ये जो कूलिंग पीरियड का है ये भी किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, वगैरह वगैरह। ये रिजर्व बैंक को पावर कहाँ से आती है, क्योंकि जब अमेंडमेंट ही चैलेंज हो गया है। एक बात पक्की समझ लो, जब तक मद्रास हाईकोर्ट में से इसके ऊपर डिसीजन नहीं आता है, कौन सा डिसीजन, कि भाई ये जो अमेंडमेंट की गई है इनको हम स्टे देंगे। आप ध्यान से सुनो, मद्रास हाईकोर्ट क्या देखने वाला है? मद्रास हाईकोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन इन दीज अमेंडमेंट्स ढूंढेगी। वो अगर प्रूव हो जाती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की कोई प्रावधान जो है वो वायलेट हो गई है, तो ही मद्रास हाईकोर्ट स्टे दे सकता है, नहीं तो स्टे नहीं देगा। मान लो कि मद्रास हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया तो रिजर्व बैंक मूव करेगी सुप्रीम कोर्ट, यानी मामला 5 साल, 10 साल, 15 साल, पता नहीं कितने साल चलेगा। रिजर्व बैंक ये मान के चलती है कि जब तक स्टे नहीं दिया है इसका मतलब ये है अमेंडमेंट वैलिड है। और अगर अमेंडमेंट वैलिड है तो रिजर्व बैंक के पास पूरी पावर से ये एक्ट इंप्लीमेंट करने की है। और इसी सिलसिले में जब वो डिस्कशन पेपर निकालते हैं तो हमें एज अ सेक्टर क्या करना चाहिए कि ये जो कूलिंग पीरियड का मामला है इसके ऊपर या इसकी जो डिफिकल्टीज आने वाली है उसके बारे में बात करनी चाहिए, या फिर ये इम्प्लीमेंट करना कैसे डिफिकल्ट होगा बैंकों के लिए, या इलेक्शन कंडक्ट करना कैसे डिफिकल्ट होगा बैंकों के लिए, ये बताना चाहिए रिजर्व बैंक को। ये अगर किसी बैंक ने बताया होगा तो बात अलग है। लेकिन अगर आप ये कह के चलोगे कि भाई पूरा मामला ही मद्रास हाईकोर्ट में प्रलंबित है, पेंडिंग है, तो ये जो अभी कूलिंग पीरियड का आपने डिस्कशन पेपर लाया है उसके ऊपर कोई निर्णय ही ना लें, मेरा ये साफ मानना है कि रिजर्व बैंक ये नहीं मानेगी। जब तक मद्रास हाईकोर्ट स्टे नहीं देता, हियरिंग तो होगा बाद में, जब तक स्टे नहीं देता तब तक रिजर्व बैंक के पास पूरी पावर से इन सब चीजों को करने की। तो कूलिंग पीरियड का जो समय था, कमेंट्स देने का समय था, वो कल खत्म हो गया, 31 जनवरी को खत्म हो गया। Now we should all be waiting for the draft guidelines, and again we can go to Reserve Bank of India on the basis of draft guidelines which would be issued by Reserve Bank of India. Thereafter the directions would come. In the meantime, जो अमेंडमेंट्स हुई है तो वैलिड है, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट्स हुई है ये अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट के दोनों हाउस में पास हो गई है। और तुम्हारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के जो रूल्स है उसमें उन्होंने एक नया डेफिनेशन भी लाया है, इनएलिजिबल डायरेक्टर्स। सेक्शन 10A2 में जो स्पेशल सब्जेक्ट दिए गए हैं उसमें अगर आपका डायरेक्टर बंदा एक्सपीरियंस नहीं रखता है तो वो इनएलिजिबल हो सकता है। ऐसे उस मॉडिफाइड रूल का मतलब वो निकलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डिस्कशन पेपर है इसमें हमें या तो ऑब्जेक्शन लेना है या सजेशन देना है या फिर कॉन्क्रीट आर्गुमेंट्स देनी है कि भाई ये ठीक नहीं है, इस वजह से ये ठीक नहीं है। ये जब तक हम देते नहीं है तब तक मुझे नहीं लगता कि रिजर्व बैंक इस चीज को मानेगा, क्योंकि रिजर्व बैंक का कहना यही है कि बीआर एक्ट अगर अमेंड हो गया है तो हमें जो अधिकार मिले हैं उन अधिकारों के अंतर्गत, अंडर दोज राइट्स, अंडर दोज ऑब्लिगेशंस रादर, रिजर्व बैंक का ऑब्लिगेशन है बीआर एक्ट इम्प्लीमेंट करना। तो वो ऑब्लिगेशन के अंतर्गत वो कूलिंग पीरियड का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर वो ड्राफ्ट गाइडलाइंस भी लाएंगे। हम अगर ये मान के चलेंगे कि मद्रास हाईकोर्ट में पूरी जुडिशियल स्क्रूटिनी पेंडिंग है तो इसको आप पोस्टपोन करके रखो, रिजर्व बैंक नहीं मान सकती। रिजर्व बैंक की लीगल टीम भी इसके ऊपर विचार करेगी। मेरा ये मानना है कि 31 जनवरी का डेट निकल जाने के बाद भी जब ड्राफ्ट गाइडलाइंस आएंगे तो हम लोग सजेशन दे सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो सिचुएशन मुझे तो ये लग रही है कि ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस आएंगी। कूलिंग पीरियड का जो 3 ईयर का सेशन दिया है और नॉन एसोसिएशन ऑफ द मेंबर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स वो जो दिया है वो 3 साल का 2.5 साल हो सकता है या 3 साल का 5 साल हो सकता है। पता नहीं क्या रिजर्व बैंक सोच रही है, पता नहीं क्या रिजर्व बैंक करेगी, लेकिन रिजर्व बैंक रुकेगी
ऐसा कोई मुझे सिम्पटम या सिग्नल दिख नहीं रहा है। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि बहुत बैंकों ने मुझे ये कहा था कि मद्रास हाई कोर्ट में अगर ये पेंडिंग है तो आरबीआई ये किस तरह से कर सकती है, उसके क्लैरिफ़िकेशन के लिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। अ, ये मेरा मानना है, आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। लेकिन हमें ये पक्का मानना चाहिए कि कूलिंग पीरियड का जो कंसेप्ट है, वो इम्प्लीमेंट होगा, वो रुकेगा नहीं। जितनी भी अमेंडमेंट्स आई हैं, वो इम्प्लीमेंट होने वाली है। चाहे मेरे विचार आपको अच्छे लगे या बुरे लगे, लेकिन जो फैक्ट है, वो मैं फैक्ट आपको बताता हूँ। मेरा ये मानना है कि वी हैव टू ब्रेस आवरसेल्व्स for the changes which are coming up and focus on our succession planning within the board and within the KMPs also, जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में कहा था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको अगर कुछ सवाल है, आपको लगता है कि मेरे विचार ठीक नहीं है, तो इसमें और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये अमेंडमेंट होने के बाद में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का रिस्ट्रक्चरिंग करना, रिकंस्ट्रक्शन करना या उनका अमालगमेशन करना रिजर्व बैंक ने कर दिया ना, कर दिया ना। मद्रास कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा। 2-3 बड़ी-बड़ी बैंकें हैं जिनको रिकंस्ट्रक्शन या जिनका बोर्ड रिमूवल वो रिज़र्व बैंक ने कर दिया। अब कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है। सो जो पावर्स हैं अभी रिज़र्व बैंक के पास वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं। जितने भी मास्टर डायरेक्शंस आए हैं, वॉलंटरी अमालगमेशन का मास्टर डायरेक्शन आ गया, इम्प्लीमेंट हो रहा है ना। क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट हैज़ नॉट गिवन स्टे। क्योंकि जैसे मद्रास हाई कोर्ट स्टे देगा, रिज़र्व बैंक विल मूव अगेंस्ट द स्टे टू सुप्रीम कोर्ट। स्टे देता है नहीं देता है मुझे पता नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन जब तक हम लोग एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ रुकने वाली नहीं है, ये होने वाली है। ये मान के चलो और उसके हिसाब से प्लान योर एक्शंस अकॉर्डिंगली। इतना ही मेरा कहना है। चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल। थैंक यू।